देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर है और मुझे नहीं लगता अब ये नंबर चेंज होंगे। 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। पश्चिम बंगाल में 4 मई दीदी गई और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी काउंटिंग हुई है उससे जो ट्रेंड सामने दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, वो सब मिलाकर के एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। अब ये सीट 170 हो सकती हैं, 178 हो सकती हैं, 160 हो सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बात निश्चित है कि पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें अब किसी को कोई शक नहीं। अब रजत जी, इस नतीजे का इम्पैक्ट क्या होगा नेशनल पॉलिटिक्स में, ममता का जाना, बीजेपी का बंगाल जीतना? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। इन तीनों का, पार्टी का और इन दोनों नेताओं का स्टेचर पब्लिक आई में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को इनविंसिबल माना जाता था, ममता बनर्जी को अनडिफीटेबल माना जाता था। और अब चाहे कुछ भी इसमें एक्सक्यूज़ दें कि आपने सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन की मदद की, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। मोटी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में वोट दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा चैलेंज बीजेपी के पास होगा कि किस तरह से एक गुड गवर्नेंस की सरकार दे सके, क्योंकि बार बार आप जनता से इसलिए वोट नहीं मांग सकते कि दूसरे ने क्या किया। दूसरी बात, नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी जो विकल्प बन सकती थी नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों के अलायंस की लीडर बन सकती थी, उसको ज़रूर अब बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। तीसरा, ममता बनर्जी कोई आसानी से सरकार चलाने देंगी ये नहीं है। वो फाइटर हैं, चैलेंजर हैं, सड़क की राजनीति जानती हैं, तो बीजेपी की सरकार जो बनेगी उसको कदम कदम पर चैलेंज करने, जैसे उड़ीसा में सरकार को कोई कदम कदम पर चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि देश के लिए होगा, और ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा। आफ्टर ऑल ये सोचना पड़ेगा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो बीजेपी क्या थी, बिहार में नंबर 2 की पार्टी थी, महाराष्ट्र में नंबर 2 की पार्टी थी, पश्चिम बंगाल में जीतने का कोई आसार नहीं था, लेकिन ये सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए मानी जाएगी। और जो पूरा संघ परिवार है, आरएसएस के लिए एक बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी पश्चिम बंगाल में। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर संघ के लोग चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने। बिल्कुल, और इस जीत से जितने विरोधी नाराज होंगे और ममता दीदी को जितना सेटबैक लगा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अगर कोई दीदी के पीछे राहुल का साथ छोड़ के खड़ा हुआ था तो वो थे अखिलेश यादव। और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हिंदू कंसोलिडेशन, जात पात, तमाम चीजों से ऊपर उठकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है रजत जी, वो अखिलेश के लिए भी टेंशन का सबब होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसलिए बड़ी बात नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक क्रेडिबल लीडर है जिसने पिछले सालों में एक सक्षम सरकार चलाई है। उसका काम करने का तरीका अलग है, वो ऐसा काम करने का तरीका है कि बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उनको फॉलो करते हैं, तो वो इतना बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए है। अखिलेश के लिए ज़रूर सेटबैक होगा, क्योंकि वो समझते थे कि वो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, वो इकट्ठा कर सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलके, ममता के साथ मिलके चैलेंज कर सकते हैं, उसको ज़रूर सेटबैक लगेगा। इस सवाल प्रदीप जी से भी मैंने पूछा था कि अगर ये अब जो हमें दिखाई दे रहा है होता हुआ ये होता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी भारत की राजनीति में। तब आपने ये कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट वैसा है जैसे नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर आना। देखिए, इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर देश को जियोग्राफिकली जो है 4 हिस्सों में बांटा जाए, और है भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में आपको अपना प्रभुत्व कायम करना है तो उत्तर प्रदेश चाहिए, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला। वेस्ट में चाहिए तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर लोकसभा सीटें और आबादी की दृष्टि से। गुजरात में इतने लंबे समय रहने के बाद भी बीजेपी का पूरे वेस्ट पर उस तरह से वेस्ट इंडिया पर प्रभाव नहीं हुआ जो महाराष्ट्र में जीतने के बाद हुआ है। इसी तरह से ईस्ट की बात करें तो आपने उड़ीसा जीत लिया, बिहार जीत लिया, उससे बात नहीं बनी जब तक आप
बंगाल नहीं जीतते। पश्चिम बंगाल जीतने का मतलब है ईस्ट इंडिया पर आपका प्रभुत्व हो गया। अब एक ही चैलेंज बचा है साउथ इंडिया, जहां तमिलनाडु में जब तक आप नहीं आते तब तक कर्नाटक में आने से कोई बात नहीं बनने वाली, मतलब पूरे साउथ की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए जो है अब बीजेपी के लिए जो चैलेंज बचा है वो दक्षिण में, और दक्षिण में भी तमिलनाडु में। तो इस पश्चिम बंगाल की जीत का नेशनल पॉलिटिक्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाला है। बीजेपी एक वर्चस्ववादी पार्टी की ओर, जो 50s-60s में कांग्रेस हुआ करती थी, उस ओर बढ़ रही है। तो उसका फुटप्रिंट आप देखिए तो पूरे देश में लगातार फैल रहा है। आप तमिलनाडु और केरल की बात करें, वहाँ बीजेपी कोई सरकार नहीं बनाने जा रही, नंबर 2 पार्टी भी नहीं होने जा रही, लेकिन उसका जनाधार बढ़ने जा रहा है। तो इस दृष्टि से देखिए अगर आप, तो इसका मेरा मानना है कि 2014-2017 जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उन दोनों से बड़ी विक्ट्री है पश्चिम बंगाल की, और उसका असर जो है केवल बीजेपी पर नहीं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी जो ग्रुपिंग्स हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि अब पूरे देश को एक वर्किंग अपोजिशन चाहिए, फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाला अपोजिशन चाहिए। और उस तरह का नेता जो है, अब असम को देखिए, गौरव गोगोई जो है वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो एक सीरियस 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नेता की बहुत सख्त ज़रूरत है अपोजिशन को।